देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं चेन्नई में एक ऑफिस में काम किया करता था। ऐसे ही एक रात जब मैं घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलकर ऑटो का वेट कर रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। फ़ोन की रिंग बजते ही जब मैंने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो वो सुमित का कॉल था, जो मेरा बेहद ही करीबी दोस्त था। और जब मैंने कॉल उठाकर बात की तो पता चला कि वो नशे में धुत है और मुझे अपने पास बुला रहा था। फिर उसने मुझे अपनी लोकेशन बताई। दरअसल उसने बताया कि जो पड़ाव के दाईं तरफ जो कारखाना बंद है वो वहीं पर है। उसने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी कि उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। अभी मैं उसे ये बोलने ही वाला था कि मैं आ रहा हूँ कि तभी किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं घबरा गया। दरअसल कुछ महीने पहले भी सुमित लड़की के चक्कर में जेल गया हुआ था और ये फिर से वही हरकतें कर रहा था। और जब मैंने सुमित से पूछा ये किस लड़की की आवाज़ थी, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। और वो लड़की बार बार बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो। उस लड़की के इतना कहते ही अचानक से फ़ोन कट हो गया और फ़ोन के कट होते ही मैं ऑटो पकड़कर उस कारखाने की तरफ बढ़ने लगा। फिर कुछ समय के बाद जब मैं उस कारखाने के पास पहुंचा तो मैंने उस ऑटो ड्राइवर को पैसे देकर उसे जाने के लिए कहा और फिर वो ऑटो ड्राइवर वहां से चला गया। उस ऑटो ड्राइवर के जाते ही मैं भागते हुए सुमित के बताए हुए जगह पर जा पहुंचा तो मैंने देखा कि सुमित की कार थी, पर सुमित नजर नहीं आ रहा था। और जब मैंने कार के अंदर देखा तो सुमित कार में था और अभी भी वो नशे में ही था। उसे इस तरह देखकर जब मैंने उससे पूछा कि जो तुम्हारे साथ लड़की थी वो कहाँ पर है, मेरे इतना कहने पर उसने मुझे कार के पीछे की सीट की तरफ देखने का इशारा किया। और जब मैंने उस ओर देखा तो उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल जब मैंने कार के पीछे की सीट की तरफ देखा तो कार की सीट पर एक लड़की थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि सुमित ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला हो, यानी कि उसकी सुमित ने इज्जत लूट ली हो और वो मूर्छित पड़ी थी। अब ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो मैं सुमित को होश में लाने की कोशिश करने लगा और बार बार मैं उससे यही बोल रहा था कि तूने ये क्या कर दिया। पर नशे में होने की वजह से उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कार के अंदर चुपचाप बैठा रहा और ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और जब मैंने उस लड़की पर पानी की छींट मारी तो उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई। तो मैं उस लड़की को उठाने के लिए जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा तो पता चला कि ये लड़की तो मर चुकी है। अब ये देखकर मुझे एक पल के लिए जैसे सदमा सा लग गया हो और फिर मैं कार से बाहर निकल आया। फिर काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैंने उस लड़की को उसी कारखाने के अंदर दफनाना ठीक समझा। तो मैंने उस लड़की को कार से उठाकर मैं उस कारखाने के अंदर लेकर गया और मैंने उस लड़की को उसी कारखाने के अंदर दफना दिया। दोस्तों, उस लड़की को दफना कर मैं कारखाने से बाहर आकर मैं सुमित की कार को लेकर मैं उसके घर पर आ गया। और जब सुमित के घर वालों ने सुमित को इस हालत में देखा तो वो भी घबरा गए और फिर सुमित को घर के अंदर लेकर गए। सुमित के घर के अंदर जाते ही मैंने सुमित के छोटे भाई को मैंने उसे घर छोड़ने के लिए बोला। मेरे इतना कहते वो मुझे घर छोड़ने के लिए कार लेकर मेरे साथ मेरे घर आ गया और मुझे छोड़कर वो वापस चला गया। और जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी ने कहा कि आज इतना लेट कैसे हो गए तुम। तो मैंने मम्मी से कहा कि आज कुछ ऑफिस में ज़्यादा ही काम था ना, जिस वजह से मुझे घर आने में इतना वक्त हो गया। अभी मैं मम्मी से यही सब बोल ही रहा था कि तभी मम्मी ने कहा कि ये तुम्हारी शर्ट पर खून कैसा लगा है। मम्मी की ये बात सुनकर मेरी तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। और जब मैंने अपने शर्ट में लगे खून को देखा तो मुझे याद आया कि जब मैं उस लड़की को उठाकर ले जा रहा था तभी उस लड़की का ये खून मेरे शर्ट पर लग गया। तो मैंने मम्मी को एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने मम्मी को बताया कि जब मैं ऑफिस से बाहर निकलकर ऑटो का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था कि तभी एक बाइक वाले ने उस बच्चे को टक्कर मार दी और बाइक के टक्कर लगने की वजह से उस बच्चे का सर फट गया और उस बच्चे के सर से खून निकलने लगा। और जब मैं उसे उठा रहा था तब शायद उस बच्चे का खून मेरी शर्ट पर लग गया होगा। इतना बोलकर मैं नहाने के लिए चला गया और फिर खाना पीना कर हम लेट गए। पर जैसे मैं अपनी आंख बंद करता तो वैसे मुझे उस लड़की का चेहरा अब नजर आ रहा था।
इसी तरह पूरी रात बीत गई पर मुझे नींद ही नहीं आई और मैं सुबह होते ही ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलने वाला था कि तभी मेरे दोस्त सुमित की कार मेरे घर के सामने आकर रुकी। तो मैंने देखा कि कार में सुमित था। अब सुमित को देखकर मैं बैग लेकर सुमित के पास आ गया और कार में बैठ गया। मेरी कार में बैठते सुमित कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ जाने लगा। इससे पहले सुमित कुछ बोलता कि मैंने उसे सारी बात बता दी और मेरी बात सुनकर उसने बताया कि वो सब उसने जानबूझकर नहीं किया है। ये सब उससे नशे में हो गया और उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि कल उसने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी और ये भी याद नहीं कि वो घर कैसे पहुंचा। फिर सुबह होते ही उसे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा नशे में है और उसे छोड़ने में उसके घर आया था। तो वो समझ गया कि कुछ तो हुआ है। यही सब जानने के लिए वो मेरे पास आया। सुमित की ये बात सुनकर मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं होगा यार, घबराओ मत और ये बात किसी को भी मत बोलना। फिर हम दोनों आपस में बातें करते हुए कब ऑफिस पहुंच गए पता ही नहीं चला और फिर मुझे सुमित ऑफिस छोड़कर वो कहीं और चला गया। अब हम दोनों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, उस रात जब मैं ऑफिस से घर लौट कर आया तो मैंने देखा कि मम्मी खाना बना रही थी। मम्मी को खाना बनाता हुआ देखकर मैं कमरे में गया क्योंकि काम करके मेरा सर घूम रहा था और कल रात मैं सो नहीं पाया था और फिर लेटते मेरी आंख लग गई और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने मोबाइल में समय देखा तो रात के अभी 12 बज रहे थे और जैसे मैंने अपनी करवट बदली तो मेरी नज़र दरवाजे के पास गई। तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मानो उस वक्त मैं जैसे जम सा गया था। दरअसल मैंने देखा कि दरवाजे के पास वही लड़की बैठी थी जिसे मैंने उस कारखाने में दफन किया था। अब उस लड़की को देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी और अब मेरी सांसें भी ऊपर नीचे होने लगी क्योंकि उस लड़की का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया था। अभी मैं बिस्तर पर लेटकर मैं उस लड़की को ही देख रहा था कि तभी अचानक से वो लड़की गायब हो गई और उस लड़की के गायब होते ही मैं अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगा पर वो लड़की मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई। डर की वजह से मैं पसीने से तरबतर हो गया था, यानी कि मैं पसीने से पूरी तरह से भीग गया था कि तभी मेरी नज़र मेरे पाँव की तरफ गई तो उसे देखकर किसी की भी रूह कँपा जाए। दरअसल मैंने देखा कि बेड के नीचे से मेरा पैर कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उस हाथ को देखकर मैं अपनी बेड से उठकर उस रूम से निकलने वाला था कि तभी उस लड़की ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए बेड की तरफ खींचने लगी। मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख पुकार सुनकर मेरी मम्मी रूम में आ गई। मम्मी के आते ही वो अचानक से गायब हो गई और मुझे इस तरह डरा सहमा नीचे पड़ा हुआ देखकर मम्मी ने कहा कि बेटा क्या हुआ जो तुम इतने ज़्यादा डरे हुए हो। डर से मैं बुरी तरह से कांप रहा था तो मैंने मम्मी को अभी मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मैंने मम्मी को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मम्मी ने कहा कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा और ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर मम्मी ने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे सर पर अपना हाथ फेरने लगी। फिर मैंने सोचा कि मैं मम्मी को उस लड़की के बारे में बता देता हूँ और जैसे मैं मम्मी को ये बात बताने वाला था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। फ़ोन की रिंग बजते ही जब मेरी नज़र फ़ोन पर गई तो मैंने देखा कि सुमित का फ़ोन आ रहा था। इस वक्त सुमित का फ़ोन आता हुआ देखकर मैं हैरान हो गया कि कहीं कुछ सुमित के साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है। और जब मैंने फ़ोन उठाया तो सुमित की आवाज़ बहुत ही अजीब तरह की हो गई थी, मानो ऐसा लग रहा था कि सुमित नहीं कोई और ही बोल रहा था। कि तभी अचानक से सुमित की आवाज़ लड़की की आवाज़ में बदल गई और जब मैंने उस लड़की की आवाज़ सुनी तो मेरे होश उड़ गए और फिर जो उसने कहा उसे सुनकर तो मेरे हाथ पैर कँपाने लगे। दरअसल उस लड़की ने कहा कि आज तो तुम बच गए हो पर तुम कब तक बचोगे, पर आज तुम्हारा दोस्त नहीं बचेगा। उसके इतना बोलते ही सुमित की आवाज़ सुनाई पड़ी कि मुझे छोड़ दो, मैंने जो किया वो सब नशे में हो गया था। उसके इतना बोलते ही फ़ोन कट हो गया और फ़ोन के कट होते ही फिर जब मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन की रिंग तो जा रही थी पर सुमित फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो मैंने फ़ोन कट करके सुमित के घर पर फ़ोन किया तो सुमित के घर पर भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने दोबारा से कॉल किया तो उसकी मम्मी ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन के उठाते ही मैंने उसकी मम्मी को बताया कि सुमित की जान को खतरा है। अब मेरी ये बात सुनकर उनके भी होश उड़ गए। वो फ़ोन वहीं पर छोड़कर भागते हुए सुमित के रूम की तरफ गई और फिर उनकी मुझे एक चीख सुनाई पड़ी और मैं फ़ोन पर हेलो हेलो ही कर रहा था पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था।
और फिर सुमित के छोटे भाई ने फ़ोन को उठाया तो फिर जो उसने बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उसने बताया कि भैया ने अपना गला ब्लेड से काट लिया है जिससे उनकी मौत हो गई है। अब उनकी ये बात सुनकर मैं समझ गया कि ये सब उसी लड़की ने किया है। उसके इतना कहते ही मैंने उससे कहा कि मैं आ रहा हूँ। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया और फ़ोन के रखते मैंने मम्मी को सुमित के गला काटने की बात बताई। अब मेरी ये बात सुनकर मम्मी भी हैरान हो गई और मुझे सुमित के घर के लिए चलने के लिए कहा। मम्मी के इतना कहते मैं और मम्मी दोनों साथ में बाइक से सुमित के घर की तरफ जाने लगे। और कुछ समय के बाद जब मैं और मम्मी सुमित के घर पहुंचे तो सुमित की मम्मी उसके पास बैठकर रो रही थी और साथ ही उसका छोटा भाई भी। उन दोनों को रोता हुआ देखकर मम्मी उन दोनों के पास बैठ गई और सुमित का खून पूरे रूम में बिखरा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत तड़पा तड़पा कर उस लड़की ने मारा है। अभी मैं सुमित की तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक से उसकी आंख खुल गई और मुझे घूर कर देखने लगा। उसे इस तरह देखता हुआ देखकर मैं घबरा गया और जैसे मैंने कहा कि सुमित ने अपनी आंख खोली है, मेरे इतना कहते ही वैसे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जिस पर मम्मी ने कहा कि कहाँ आँख खुली है, उसकी तो आंखें बंद हैं, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। पर मेरी नज़र अभी भी सुमित पर ही थी। तो मम्मी मुझे उस रूम से बाहर लेकर आ गई और कुछ देर तक तो मैं यही सोचता रहा कि मैं उस लड़की की दफनाने वाली बात इन्हें बताऊं या नहीं। फिर मैंने ये बात उन्हें बताना ठीक समझा। मैंने मम्मी को उस लड़की के बारे में सारी बातें बता दी और मेरी बात सुनकर मम्मी के होश उड़ गए और उसने ये भी कहा कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। जिस पर मम्मी ने कहा कि तुम दोनों ने उस लड़की के साथ बहुत ही बुरा किया है और उसकी आत्मा तुम दोनों को मारने के लिए भटक रही है। दोस्तों सुबह होते मम्मी वहाँ से मुझे घर पर लेकर आ गई और घर पहुँचते मैं कुर्सी पर बैठ गया और मम्मी रूम के अंदर चली गई। अभी मैं कुर्सी पर ही बैठा था कि तभी अचानक मेरी उंगलियां अकड़ने लगी और देखते ही देखते अब हाथ भी अकड़ने लगे थे। अभी मैं हाथ को सीधा करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मम्मी रूम से बाहर निकल कर आई। तो मुझे इस तरह देखकर वो घबरा गई। मम्मी को घबराते हुए देखकर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये सब वो लड़की कर रही है। और देखते ही देखते मेरे पैर भी अकड़ने लगे और मैं कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। तभी मम्मी मेरे पास आई और मुझे उठाने लगी, पर अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। पर मम्मी ने जैसे तैसे करके मुझे उठाकर मेरे रूम में लिटा दिया और फिर किसी बाबा के पास फ़ोन करके बोलने लगी कि कहाँ पर पहुँचे हो। मेरी तरफ देखकर मम्मी बाबा को सब कुछ बताने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। और अब धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था और अब मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मुझे इस तरह देखकर मम्मी ने कहा कि बाबा आ रहे हैं। इतना बोल तो मम्मी ने फ़ोन रख दिया और तभी मुझे कार की हॉर्न सुनाई पड़ी और फिर अचानक से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब कुछ समय के बाद मेरी आंख खुली तो बाबा मेरे सामने खड़े थे और कुछ दूरी पर मम्मी जख्मी हालत में बैठी थी और मेरे बगल में उस लड़की की आत्मा थी जिसे मैंने दफनाया था। पर वो लड़की बार बार ये बोल रही थी कि मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जिसने मुझे जिंदा दफना दिया। उस लड़की की ये बात सुनकर मैंने बाबा से कहा कि बाबा जब मैंने देखा तो ये मर गई थी। जिस पर लड़की ने बताया कि जब मुझे तुम दफना रहे थे तब मैं जिंदा थी और तुमने मुझे जिंदा ही दफना दिया। इतना बोलकर वो अचानक से गायब हो गई और ये कहकर गई कि मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों उस लड़की की ये बात सुनकर बाबा ने कहा कि वो अपना बदला लेकर रहेगी, पर मैं तुम्हें एक ताबीज़ देता हूँ जिससे वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर याद रखना वो ताबीज़ कभी भी अपने से दूर मत करना, नहीं तो वो कभी भी आकर तुम्हारी जान ले सकती है। इतना बोलते हुए बाबा ने अपने थैले में से एक ताबीज़ निकाल कर दिया और मुझे पहनने के लिए कहा। बाबा के इतना कहते मैंने अपने गले में वो ताबीज़ पहन लिया और साथ ही मम्मी को भी बाबा ने एक ताबीज़ पहनने के लिए दिया। और फिर बाबा ने घर को चारों तरफ से अपनी तंत्र विद्या से बांध दिया कि उस लड़की की आत्मा इस घर के अंदर ना पाए। और फिर बाबा चले गए। बाबा के जाते ही मैंने मम्मी से पूछा कि ये चोट कैसे लगी। तो मम्मी ने बताया कि जब मैं तुम्हारे पास खड़ी थी और तुम्हारे सर पर अपना हाथ फेर रही थी कि तभी वो लड़की तुम पर हावी हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर बाबा आ गए, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं होती। दोस्तों इस घटना को बीते हुए अब 5 साल हो गए हैं और उस ताबीज को हमने कभी भी अपने से दूर नहीं किया है, जिस वजह से उस लड़की की आत्मा हमें कभी भी दिखाई नहीं देती है। पर उसका डर आज भी मेरे जहन में बसा हुआ है कि कभी न कभी तो वो अपना बदला लेने ज़रूर आएगी।
और इसी कसम में हमारा जीवन ऐसे बीत रहा है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।